नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 7 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। ये वक्त आपके शहर की खबरों को तेज तरार अंदाज में आपके सामने रखने का है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। आइए देखते हैं सिरी सुपरफास्ट 70 शहरों की 70 खबरें। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा। अब तक 14 लोगों को मलबे से निकाला गया, कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव के काम में लगी सेना, डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश जारी। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान का दावा, हादसे के वक्त बिल्डिंग में थे 8 परिवार के सदस्य। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई लोगों के सकुशल निकालने की बात कही। इमारत के मलबे में दबे परिवार के परिजन ने लगाया आरोप, बिना टेक्निकल सपोर्ट के रेस्क्यू ऑपरेशन पर जताया एतराज। घटनास्थल पर मौजूद डिप्टी सीएम से भी शिकायत। लखनऊ हादसे का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इमारत में 40 से 50 लोगों के रहने का दावा किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकता है कई घंटों का वक्त। हादसे के बाद घायलों के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की टीम की गई है तैनात। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी तैयारियों का लिया जायजा। सीएम योगी ने प्रशासन को अलर्ट रहने को दिए निर्देश। लखनऊ इमारत हादसे पर लोगों का दावा, इमारत गिरने से पहले बिल्डिंग के बेसमेंट में चल रहा था ड्रिल का काम। दिन में आए भूकंप की वजह से इमारत के कमजोर पड़ने की आशंका। लखनऊ हादसे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि सबको सुरक्षित रखे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दे। जेएनयू में गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर अड़े लेफ्ट विंग के छात्र और एबीवीपी के छात्रों के बीच पत्थरबाजी हो गई, जमकर हुआ हंगामा। जेएनयू में लेफ्ट विंग के छात्रों ने रात 9 बजे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का ऐलान किया था। स्क्रीनिंग शुरू होने से आधा घंटे पहले ही बिजली चली गई। बिजली कटने के बाद जेएनयू प्रेसिडेंट आयशी घोष ने ऐलान किया कि हमारी एक स्क्रीन रोकी जाएगी तो वो 1000 स्क्रीन पर फिल्म देखेंगे। जिसके बाद छात्रों ने क्यूआर कोड की मदद से मोबाइल और लैपटॉप पर डॉक्यूमेंट्री देखनी शुरू कर दी। स्क्रीनिंग के दौरान ही लेफ्ट संगठनों से जुड़े छात्रों और एबीवीपी के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। पत्थरबाजी की घटना के बाद जेएनयू प्रेसिडेंट आयशी घोष दूसरे छात्रों के साथ मार्च करते हुए बसंत कुंज थाने पहुंची और थाने पहुंचकर शिकायत उन्होंने दर्ज कराई। आधी रात तक चले ड्रामे के बाद वसंत कुंज थाने में एबीवीपी के 25 छात्रों के नाम केस दर्ज हुए। पुलिस के आश्वासन के बाद छात्रों ने खत्म किया प्रदर्शन। आज जेएनयू के कुलपति के सामने करेंगे प्रदर्शन। जेएनयू की घटना पर एबीवीपी के छात्रों ने कहा है कि 2 दिन बाद गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है। ऐसे में वामपंथी संगठन देश में उपनिवेशवादी ब्रिटिशर्स के एजेंडे को साकार करने की चालें चल रहे हैं। कांग्रेस से जुड़े छात्र संगठन एनएसयूआई ने कहा कि सूरज, चांद और सच को छिपाया नहीं जा सकता। जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन लग सकता है तो सोचिए भारतीय मीडिया के साथ सरकार क्या करती होगी। एनएसयूआई पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में इसे दिखाएगी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आज दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में होगी स्क्रीनिंग। एसएफआई और जेएमआई ने स्क्रीनिंग के लिए शाम 6 बजे का वक्त रखा है। इसके लिए एसएफआई जामिया मिलिया इस्लामिया की ओर से पोस्टर भी जारी किया गया है। आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी शाहरुख खान की फिल्म पठान। तूफानी रफ्तार से जारी है फिल्म की एडवांस बुकिंग। 4 साल बाद शाहरुख पर्दे पर नजर आएंगे। फिल्म को लेकर विवाद अभी भी जारी। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ एडवांस बुकिंग के लिए उमड़े काफी लोग। सिनेमाघरों में लगी लंबी लाइनें। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। पठान में शाहरुख खान एक इंडियन स्पाई के रोल में नजर आएंगे। फिल्म पठान को लेकर जारी है बवाल। भीलवाड़ा में वीएचपी ने किया बड़ा प्रदर्शन। रिलीज के एक दिन पहले ही सिनेमाघरों के बाहर पुलिस का पहरा। फिल्म पर लगाया हिंदू धर्म के अपमान का आरोप। भारतीय विरोध जेल रही पठान आज होगी रिलीज। देहरादून में किए जा रहे इंतजाम। सिनेमाघरों ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग। राज्य के कई इलाकों में फिल्म के गाने को लेकर छिड़ा बवाल। रिलीज के एक दिन पहले रतलाम में पठान का विरोध। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने तोड़े पठान फिल्म के फ्लैग्स। सिनेमा मालिकों को खुली चेतावनी, लगाई फिल्म तो नुकसान के जिम्मेदार वो ही होंगे। आगरा में फिल्म पठान के विरोध में हंगामा। मेहर टॉकीज पर हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने फाड़े पोस्टर।
पोस्टरों पर स्याही भी फेंकी गई। बोले आगरा के किसी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने देंगे। शाहरुख खान को लेकर दीवानगी भी जोरों पर है। अमरावती के एक फैन ने पहले शो के लिए पूरा थिएटर ही बुक कर लिया है। फिल्म की रिलीज से पहले ही हाउसफुल हुए कई थिएटर्स। फिल्म से पहले सिनेमा घरों को बवाल का डर। गोरखपुर में सिनेमाघर मालिकों ने पुलिस से की सुरक्षा की मांग। प्रशासन ने पूरी सुरक्षा की गारंटी दी। गोरखपुर में सिनेमाघरों को 2 दिन में हाउसफुल। शाहरुख दीपिका की फिल्म रिलीज के लिए है तैयार। गाजियाबाद का सिनेमा घरों के आसपास पुलिस की नजर है। शहर में एक सिनेमा घर ऐसा भी है जो पठान की रिलीज के लिए 6 महीने बाद खुल रहा है। एमपी के बड़वानी में फिल्म पठान का जोरदार विरोध। वीएचपी ने फिल्म के पोस्टर और फ्लेक्स जलाए। सिनेमा घरों को दी गई धमकी, अगर रिलीज हुई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मुरादाबाद में फिल्म की रिलीज की तैयारियां। सिनेमा घर मालिकों को उम्मीद फिल्म की रिलीज से नहीं होगा कोई बवाल। 5 दिन पहले से ही शुरू हुई बुकिंग। कानपुर में फिल्म पठान के विरोध में सड़कों पर उतरा बजरंग दल। मुंह पर काले कपड़े बांधकर जताया रिलीज के खिलाफ आक्रोश। सिनेमाघरों को चेतावनी, फिल्म चलाई तो किया जाएगा सामाजिक बहिष्कार। देश भर के मल्टीप्लेक्स में फिल्म पठान को लेकर खास तैयारियां। जयपुर के 60 साल पुराने जेम सिनेमा में एडवांस बुकिंग का क्रेज। फिल्म को देखते हुए दिन के शोज भी बढ़ा दिए गए थे। यूपी के हापुड़ में रिलीज से पहले सिनेमाघरों में दहशत का माहौल। सिनेमा घर मालिकों ने माहौल को देखते हुए सुरक्षा की मांग की। सिनेमाघरों के पास रहेगा पुलिस का पहरा। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का काफिला छत्तीसगढ़ से पहुंचा अपने आश्रम। बाबा को देखने के लिए छतरपुर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। एमपी के छतरपुर में बाबा बागेश्वर के स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। आश्रम पहुंचने पर भक्तों में खुशी की लहर। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी पर किया धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत। बागेश्वर बाबा के समर्थन में उतरे यूपी सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह। बोले मैं बाबा का बहुत बड़ा समर्थक हूं और भारत हिंदू राष्ट्र तो बनकर ही रहेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाने वाले श्याम मानव का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का वीडियो आया सामने। महाराष्ट्र के अकोला में राहुल के साथ की यात्रा। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के एक रिश्तेदार को फोन पर मिली बाबा के परिवार को जान से मारने की धमकी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार को धमकी देने वाले ने बाबा के भाई को फोन कर कहा परिवार समेत 13वीं की तैयारी कर लो। पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। जान से मारने की धमकी वाले कॉल पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। बोले डरना नहीं है, हमें अपने इष्ट बागेश्वर हनुमान चालीसा और सरकार पर पूरा भरोसा है। बागेश्वर वाले बाबा को चुनौती देने वाले श्याम मानव राहुल की यात्रा में शामिल होने पर दी सफाई। बोले मैंने संघ के मुखपत्र में काम किया है तो क्या मैं संघी हूं। बागेश्वर बाबा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले श्याम मानव को मिली धमकी पर आया बयान। श्याम बोले धमकियां आती रहती हैं, मुझे डर नहीं लगता। हालांकि सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। शंकराचार्य परिषद की अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने धीरेन्द्र शास्त्री का किया समर्थन। बोले धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के अनुसार काम कर रही है। शास्त्री के विरुद्ध एक साजिश के तहत अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम में भी सुनाई दी बाबा बागेश्वर की गूंज। बीजेपी पार्षद ब्रजेश सिंह ने शपथ के बाद हर हर मोदी और बागेश्वर धाम की जय के लगाए नारे। यूपी के अलीगढ़ में गणेश की प्रतिमा अपने घर पर स्थापित कर मशहूर हुई रूबी खान का बाबा को समर्थन। बोली पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो हिंदू राष्ट्र का नारा दिया है उसकी वो पैरवी करती है। विवादों के बीच बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में लगेगा दरबार। 2 फरवरी को संगम नगरी में होगा समागम। माघ मेले में भी जा सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। लखनऊ में बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता। गांधी प्रतिमा के पास धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में नारेबाजी की। श्याम मानव पर कार्रवाई की मांग की। श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को आफ्ताब पूनावाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट 6629 पन्नों की है। 7 फरवरी को चार्जशीट पर लिया जाएगा संज्ञान। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके 35 टुकड़े किए और उन्हें अलग अलग जगह फेंक दिए। दिल्ली पुलिस को सारे सबूत इकट्ठा करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या उसके किसी और लड़के से दोस्ती होने के चलते की थी। वो नहीं चाहता था कि श्रद्धा किसी और से दोस्ती करे, इसलिए उसने श्रद्धा की हत्या कर दी।
मुंबई में सोने की तस्करी के खिलाफ जीआरआई की बड़ी कार्रवाई। मिला 36 किलो से ज्यादा ऐसा सोना जिसका नहीं था कोई रिकॉर्ड। खुफिया जानकारी के आधार पर सोना पिघलाने वाले परिसरों की ली गई तलाशी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 10 साल की बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पिता की पिटाई से पिता की मौत। पुलिस ने 3 में से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के बक्सर में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच चली गोलियां। गोलीबारी का लाइव वीडियो भी सामने आया। एक शख्स को लगी गोली, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के रोहतक में दर्दनाक हादसा। डॉक्टर ने पत्नी और बेटे की जान लेने के बाद खुद को भी लगाया मौत के गले। 35 वर्षीय डॉक्टर विनोद शहर में ही अपना क्लिनिक चलाता था। पत्नी सोनिया शहर के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। पुणे में नदी से शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक कुल 7 शव बरामद किए जा चुके हैं। 18 जनवरी को एक महिला की शव मिलने के बाद पुलिस ने की जांच तो 6 और शव बरामद हुए हैं। की जा रही है शवों के मिलने के रहस्य की जांच। यूपी के बुलंदशहर में 6 जनवरी को किडनैप 15 साल की बच्ची का शव मथुरा में गंगा नहर में मिला है। इस मामले में पुलिस पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में ट्रेन से कोयले की चोरी कर रहे स्मगलरों को पकड़ने गई सीआईएसएफ की टीम पर हमला। 30 से 40 लोगों ने टीम पर फेंके पत्थर। सीआईएसएफ के ड्राइवर को आई चोट। 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गणतंत्र दिवस परेड से पहले दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली में बदमाशों को हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़। 7 असलहे और 18 जिंदा कारतूस बरामद। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। तमिलनाडु के वल्लौर में कैमरे में कैद हुई नृशंस हत्या। आपसी कहासुनी में पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी जयशंकर को किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार से हुई बरामदगी। कार से सवार आरोपी दोनों गिरफ्तार। मुंबई के लोगों के लिए कोरोना के मोर्चे पर अच्छी खबर है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना का एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। करीब 2.5 साल बाद ये पहला मौका है जब एक दिन में एक भी नया मरीज नहीं आया हो। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के सिर्फ 89 केस। एक्टिव केस की संख्या भी घटकर हुई 1931। कोरोना से अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के शाहदरा जिले में सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर आधा दर्जन छात्राएं हुई बीमार। हेडगिवर अस्पताल में किया गया सभी को भर्ती। मामले में पुलिस कर रही है जांच। कार के बोनेट पर खड़ा होकर कर रहा था धूम्रपान। मुरादाबाद से वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का एक्शन। यूट्यूबर फैजान हिरासत में लिया गया। यातायात नियमों के उल्लंघन का आरोप। मिकी माउस को गोरखपुर में रेलवे ट्रैक पर रील वीडियो बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुजरती ट्रेन के सामने प्रैंक और स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। कल दोपहर 2:30 बजे के करीब 5.8 की तीव्रता के भूकंप के साथ कांपी धरती। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। भूकंप के तेज झटके दिल्ली के अलावा यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और बिहार में भी महसूस किए गए। नैनीताल के बाजारों में घूम रहे लोगों को अचानक झटके महसूस हुए, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए लोग घबरा गए। फिर करवट लेने वाला है मौसम। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की जताई संभावना। 25 जनवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना। यूपी के बिजनौर में झमाझम बारिश के साथ जमकर पड़े ओले। तेज हवाओं के साथ पड़ रही बारिश से बढ़ी ठिठुरन। सड़कों और गलियारों में छाया हुआ है सन्नाटा। ओले पड़ने से आलू की फसल खराब होने का अंदेशा। कश्मीर और लद्दाख के ऊपरी इलाकों में जारी है बर्फबारी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अब बर्फबारी बंद होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों और हरियाणा में बारिश की संभावना है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद अब गहराने लगा है पेयजल का संकट। जगह जगह पानी के पाइप टूट चुके हैं, जिससे पानी की सप्लाई पर असर पड़ा है। जल संस्थान टूटे पाइपलाइन को अब ठीक कर रहा है, तो वहीं इसमें और भी वक्त लग सकता है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने जा रही है। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। इन तीनों ही राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। और अब कांग्रेस केंद्रीय चुनाव
समिति है उसकी बैठक होगी। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको कांग्रेस उतारेगी, उनके नामों के ऊपर आज इस बैठक में चर्चा होगी। और एक और बड़ी खबर, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में भारी हंगामा हुआ है। गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग के छात्र आपस में भिड़ गए। इस दौरान पत्थरबाजी भी हुई। लेफ्ट विंग की शिकायत पर एबीवीपी के 25 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर जेएनयू में भारी हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं वो आपस में भिड़ गए और इस दौरान उन दोनों के बीच पत्थरबाजी भी हुई। उसके बाद लेफ्ट विंग की शिकायत पर एबीवीपी के 25 छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अभी भी विवाद जारी है और जिसको लेकर जेएनयू में भारी हंगामा हुआ है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लखनऊ बिल्डिंग हादसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पिछले 12 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब तक 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं। उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में 4 मंजिला अपार्टमेंट ढह गया है। हालांकि यहां पर रहने वाले लोगों ने जो बेसमेंट में काम चल रहा था उस पर भी आरोप लगाया है, सवाल खड़े किए हैं कि उसकी वजह से ये अपार्टमेंट ढह गए हैं। अब तक 14 लोग जो मलबे में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि मलबे में फंसे हुए हैं। पिछले 12 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए, जल्द से जल्द लोगों को अस्पताल में भेजने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो लोग अभी मलबे में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनको फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाए, उनका वहां पर इलाज किया जा सके और उसके बाद जांच होगी। जांच के बाद खुलासा होगा कि आखिर इस अपार्टमेंट के ढहने की, जो 4 मंजिल अपार्टमेंट ढहा है, उसके गिरने की आखिर असली वजह क्या है। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो उत्तर भारत में कई इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए। यहां रहने वाले लोगों का ऐसा आरोप है कि बेसमेंट में ड्रिलिंग का कुछ काम चल रहा था और उसी वजह से ये अपार्टमेंट ढह गए हैं और उसके बाद जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसके बाद और भी ज्यादा जो बिल्डिंग है वो कमजोर हो गई। तो लखनऊ में जो इमारत गिरी है उसका अब सियासी कनेक्शन भी सामने आया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में भी जानकारी दी और साथ ही जो इमारत गिरी है उसका सियासी कनेक्शन क्या निकलकर सामने आ रहा है, पूरा अपडेट। देखिए, पहले रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आपको बता दूं कि तक 14 लोगों को मलबे से निकाला गया है और लगातार पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलते हुए और जो भी लोग भीतर से निकाले गए हैं उनमें 3 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है और कुल 14 लोग निकाले गए हैं और 11 लोग जो ऐसे हैं वो सामान्य रूप से घायल हुए हैं। जहां तक सियासी कनेक्शन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक शाहिद मंजूर हैं, जो सपा की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे की ये प्रॉपर्टी थी और इस पर यजदान बिल्डर जो पहले भी विवादित रहा है, जिसकी पहले भी बिल्डिंग। जी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। स्वागत है आपका। अब एक बहुत बड़ी खबर जिसे सुनकर ही दिल दहल उठा क्योंकि बहुत बड़ी तबाही टल गई। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने खुलासा किया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था। एटमी युद्ध के हालात बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद बन गए थे। पॉम्पियो ने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में यह खुलासा किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान परमाणु हमले की तैयारी में था और हिंदुस्तान भी जवाबी कार्रवाई के लिए कमर कस चुका था। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने के लिए परमाणु हथियार एक्टिव कर रहा था पाकिस्तान, ऐसा बुक में लिखा गया है और साथ ही हम भी उसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय की तरफ से कहा गया। और हमारे साथ प्रणय उपाध्याय लाइव जुड़ चुके हैं।
प्रणय, ये बहुत बड़ा खुलासा है वाकई, और अगर उनकी किताब में ये बातें लिखी गई हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी तबाही वाकई टल गई और उस दौरान यूएस ने इंटरफेयर किया और उसके बाद ही दोनों को समझाया जा सका। क्या कुछ बातें और किताब में लिखी गई है? देखिए, निश्चित रूप से ये दावे जरूर किए हैं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने, लेकिन इस तरीके की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही जाती रही। भारत की तरफ से भी ये आगाह जरूर किया गया था, क्योंकि भारत की तरफ से एक कार्रवाई की गई थी और जाहिर तौर पर भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ इस तरीके का संवाद रखता है। लेकिन ये बात जरूर है कि भारत ने जो कार्रवाई की उसको बाद में अमेरिका को भी इस चीज को स्वीकार करना पड़ा कि आतंकवाद की किसी भी कार्रवाई के खिलाफ भारत जवाब देगा। और ये भारत ने स्पष्ट कर दिया है, खासतौर पर उड़ी के आतंकी हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक हो, और भारत की यही कोशिश थी। जाहिर तौर पर माइक पॉम्पियो उस समय अमेरिका के विदेश मंत्री थे और भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री की तरफ से संवाद किया गया उनसे। बिल्कुल प्रणय, ये बहुत बड़ा खुलासा है वाकई। माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में ये दावा किया है। हालांकि इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आपसे हम आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बात कर लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म पठान की, जो आज रिलीज हो रही है। लेकिन रिलीज से पहले यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन हुए और आज भी विरोध जारी रहने की आशंका है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज से चंद घंटे पहले ही फिल्म के विरोध का ट्रेलर दिखा। पीएम की नसीहत के बाद बेशक फिल्म पठान को लेकर नेताओं की बयानबाजी थम गई, लेकिन जो विवाद हुआ उसकी तपिश अभी बाकी है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पठान के विरोध में जुलूस निकाला। जुलूस जिला कलेक्टर के दफ्तर तक पहुंचा और साफ साफ बता दिया गया कि पठान भीलवाड़ा में नहीं चलने दी जाएगी। यूपी के आगरा के मेहर थिएटर में पठान की रिलीज तय है। पठान का विरोध कर रहे लोग मेहर टॉकीज पहुंच गए और ऐलान हुआ, शहर के किसी भी थिएटर में पठान का शो नहीं चलने दिया जाएगा। और समाज को किस ओर ले जाया जा रहा है ये सभी को आप पता, सभी मीडिया को पता है। अभी ये टॉकीज में अभी प्रशासन और इनसे बात हुई है। हमने अभी भी बोला है कि अगर ये मूवी लगाते हैं तो जो भी नुकसान होता है समस्त टॉकीज प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में बजरंग दल और हिंदू जागरण के कार्यकर्ताओं ने शहर में पठान फिल्म के प्रमोशन के लिए लगाए गए पोस्टर फाड़े। हंगामा रोकने के मकसद से रतलाम में पुलिस ने थिएटर मालिकों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक भी कराई, लेकिन बात नहीं बनी। पठान का विरोध कर रहे लोगों ने ऐलान कर दिया, शहर में फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। पठान के विरोध की तस्वीर देहरादून में भी दिखी। यहाँ विरोध प्रदर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन बजरंग दल ने कहा शहर में फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। बजरंग दल की इस चेतावनी के बाद देहरादून में थिएटर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां जहां पठान रिलीज होनी है वहां एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई। इन सब के बीच शाहरुख खान के लिए राहत की बात यह रही कि गुजरात में वीएचपी और बजरंग दल ने पठान का विरोध नहीं करने का ऐलान किया। हिंदू समाज को असर करता है, लोगों को दुख होता है और ऐसे अश्लील जो चित्र है इसके कारण ये परिस्थिति बिगड़ी है। आम जनता को हम इतनी भी विनती करते हैं, ये पिक्चर देखना नहीं देखना ये आपकी बुद्धि शक्ति पर विचार रखता है। विरोध के बीच शाहरुख का क्रेज प्रशंसकों के बीच दिख रहा है। बायकॉट की अपील के बाद भी पठान देखने के लिए 4.5 लाख से ज्यादा टिकटों की एडवांस बुकिंग हुई है। अब बात रेप और हत्या के गुनहगार राम रहीम की, जो बागपत आश्रम में बैठकर ऑनलाइन सत्संग चला रहा है। राम रहीम वैसे तो साल 2017 से सजा काट रहा है। रोहतक की सुनारिया जेल में आजीवन कारावास सजा काट रहा है, लेकिन 14 महीने में चौथी बार पैरोल पर छूट कर आया, तो इसकी खुशी उसने तलवार से केक काटकर जाहिर की। हत्या और बलात्कार का गुनहगार वैसे तो साल 2017 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन पैरोल मिली नहीं कि तलवार से केक काटकर जश्न मनाने लगा। डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम 40 दिन की पैरोल पर है।
शनिवार को जेल से छूटने के बाद वो बागपत में अपने आश्रम पहुंचा था। वहीं उसने तलवार से केक काटकर रिहाई का जश्न मनाया। पैरोल पर छूटे किसी भी कैदी के लिए हथियार का प्रदर्शन गैर कानूनी है, लेकिन राम रहीम ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। इस दौरान उसने 5 घंटे तक ऑनलाइन सत्संग भी किया। इस मौके पर हरियाणा के सीएम के ओएसडी कृष्ण बेदी और राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार ने राम रहीम का आशीर्वाद भी लिया। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए तो रोहतक से बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा का जवाब भी आ गया। बोले कि राम रहीम को पैरोल कानून के मुताबिक मिली है और कार्यक्रम से वही लोग जुड़े जिनकी श्रद्धा थी। कोई भी सजा हफ्ता है वो अपने एक सिस्टम के हिसाब से पैरोल के लिए दरखास्त लगा सकता है। उसके आचरण के बारे में कमेटी है, सारा प्रशासन है, उसको देखना पड़ता है। वो उसमें देखता है, उसमें अगर ठीक उचित आता है तो मिल जाती है। दलीलें अपनी जगह है, लेकिन गुरमीत राम रहीम को 14 महीनों में जिस तरह चौथी बार पैरोल पर छोड़ा गया है, उसने विपक्ष को सरकार पर हमले का पूरा मौका दे दिया है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।